Hello everyone, welcome to my YouTube channel Perfect Edcom Academy Classes. Myself Ravikant Kumar, and today in this video we are discussing Day 6 Top 10 Bihar Daroga Previous Year Question Discussion. Okay, previous year, right? Okay, first question. कनिष्क राजा थे। कनिष्क राजा के बारे में पूछा गया है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कि कनिष्क राजा जो थे वो किस वंश के थे। ओके, तो दोस्तों हम सब जानते हैं हम सब जानते हैं कि कनिष्क राजा जो थे वो कुषाण वंश के थे। ठीक है, कुषाण वंश के थे। ओके, तो यहाँ पे जो है इसके बारे में हम अगर डिस्कशन करते हैं तो हम सब जानते हैं कि कनिष्क राजा कुषाण वंश के थे, राइट। और ये जो थे सबसे महान शासक थे कुषाण वंश के। किस वंश के सबसे महान शासक जो थे? ओके, अगर हम इनके बारे में बात करें तो कनिष्क वंश जो थे कनिष्क राजा जो थे वो 78 ईस्वी में शक संवत जो है चलाया था। ठीक है, एग्जाम में ये भी पूछता है कि शक संवत जो है वो कब स्टार्ट किया गया, तो 78 ईस्वी में। ओके, और किसके द्वारा? तो कनिष्क राजा के द्वारा। और उसके जो है राजरोहण की तिथि, ठीक है, उसके राजरोहण की तिथि। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि ये जो शक संवत जो है ये भारत सरकार द्वारा जो है प्रयोग में लाया जाता है। ठीक है, इसका यूजेज की अगर हम बात करें शक संवत का, तो इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा जो है भारत सरकार द्वारा इसे प्रयोग में लाया जाता है। ठीक है, राइट। ओके, चौथी बौद्ध संगति। अगर हम चौथी बौद्ध संगति, आपने क्वेश्चन एग्जाम में देखा होगा कि एग्जाम में भी पूछता है पेपर में कि चौथी बौद्ध संगति जो हुआ था वो किस राजा के जो है काल में हुआ था। तो ये कनिष्क राजा ही थे जिनके काल में जो है शासन काल में जो है चौथी बौद्ध संगति का जो है आयोजन किया गया था। ठीक है, राइट। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत बीपीएससी और एग्जाम में पूछा जाता है। और इसके जो है ये हुआ कहाँ था, चौथी बौद्ध संगति हुआ कहाँ था? तो ये हुआ था कश्मीर में। ठीक है, कश्मीर में हुआ था। और कुंडल वन, ठीक है, राइट, कुंडल वन। ठीक है, अगर हम इसकी अध्यक्षता के बारे में अगर हम बात कर लेते हैं तो इसकी जो है अध्यक्षता जो है वसुमित्र, राइट, वसुमित्र की अध्यक्षता में जो है चौथी बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था। और ये कनिष्क राजा के शासनकाल में, और ये हुआ था कश्मीर कुंडलवन में। ठीक है, राइट। वासुदेव कुषाण वंश का अंतिम। अगर हम कुषाण वंश के अगर अंतिम राजा के बारे में हम बात करते हैं तो वासुदेव, राइट, वासुदेव कुषाण वंश के अंतिम राजा हुए, कुषाण वंश के अंतिम राजा हुए, राइट। गुप्त वंश के अगर हम बारे में बात कर लेते हैं तो यहाँ पे जो है गुप्त वंश के बारे में अगर हम बात करते हैं तो गुप्त वंश जो है ये श्री गुप्त जो है इसके संस्थापक थे, राइट। श्री गुप्त इसके संस्थापक थे।
मौर्य वंश के बारे में बात करते हैं तो मौर्य वंश के जो हैं, ये मौर्य वंश के मौर्य वंश राजवंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है की थी, राइट। पाल वंश, तो पाल वंश के बारे में एक बात करते हैं तो पाल वंश का संस्थापक पूछता है पेपर में कि पाल वंश के जो हैं संस्थापक कौन हैं, तो ये हैं आपके गोपाल, ठीक है, राइट, 750। और इस वंश की राजधानी की अगर हम बारे में बात कर लेते हैं तो राजधानी जो है इसके मुंगेर है, ठीक है। पाल वंश के जो राजधानी है वो कहाँ है, तो मुंगेर, ठीक है। ये आपके बिहार दरोगा में तो हैं ही, बीएसएससी हर एग्जाम में पूछता है, बीपीएससी में भी। और आपके जो सीएसबीसी के द्वारा जो है पुलिस कांस्टेबल का जो वैकेंसी आया हुआ है, इस पेपर में भी ये क्वेश्चन आने की संभावना है। ओके, तो दोस्तों यहाँ पे आप ध्यान दे सकते हैं, राइट। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में, राइट। आई होप कि यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का उर्स यहाँ पर मनाया जाता है, ठीक है। सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का उर्स यहाँ पर मनाया जाता है, तो कहाँ पे मनाया जाता है, तो ये जो है आपका आंसर हो जाएगा अजमेर शरीफ में मनाया जाता है, राइट। अगर हम इसके डिस्कशन के बारे में अगर हम बात करते हैं तो डिस्कशन जो है इसके सूफी संत जो हैं, सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का जो है उर्स तो अजमेर में मनाया जाता है, अजमेर शरीफ में। और यहाँ पर जो है ये पड़ता कहाँ है, तो राजस्थान में। अजमेर तो आप सबको पता है कि राजस्थान में ही पड़ता है। अगर हम अजमेर के बारे में बात करते हैं, अजमेर जो है हिंदू और मुसलमानों का जो है तीर्थ स्थान है, ठीक है। अजमेर जो है हिंदू और मुसलमान का जो है तीर्थ स्थान है, राइट। चिश्ती सिलसिले के संस्थापक थे कौन? चिश्ती के अगर हम बारे में बात करते हैं तो दोस्तों चिश्ती के संस्थापक थे अब्बू अहमद अब्दाल चिश्ती। अब्बू अहमद अब्दाल चिश्ती। लेकिन भारत में इसका प्रसार ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने किया था। इनके जो है प्रचार के बारे में बात करते हैं तो ये जो प्रचार किए थे मोइनुद्दीन जो है मोइनुद्दीन चिश्ती ने किया था, राइट। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को मोहम्मद गौरी ने सुल्तान उल हिंद की उपाधि प्रदान किया था, ठीक है। अगर हाँ जो है ख्वाजा मोइनुद्दीन जो हैं, सॉरी, ओके, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती कि अगर हम उपाधि के बारे में बात करते हैं तो इनको जो उपाधि दिया गया था, उपाधि सुल्तान उल हिंद, यानी कि हिंद के आध्यात्मिक गुरु और की जो है उपाधि दिए थे। किसने दिया था उपाधि? तो ये उपाधि जो है
किसने दिया? तो ये उपाधि आपके सुल्तान मोहम्मद गौरी ने दिया था। ठीक है, मोहम्मद गौरी ने दिया था। ओके, शेख हमीदुन नागौरी और शेख कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के शिष्य थे। अगर हम ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के अगर शिष्य के बारे में बात कर लेते हैं, चेला के बारे में, तो ये जो है आपका जो है शेख हमीउद्दीन, ठीक है, शेख हमी नागौरी, ठीक है, और शेख कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। शेख कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, ठीक है। फतेहपुर सिकरी जो है फतेहपुर सिकरी की अगर हम बारे में बात कर लेते हैं, तो फतेहपुर सिकरी जो है आपके ये जो है फतेहपुर सिकरी एक नगर है जो कि मुग़ल सम्राट अकबर ने क्या किया था। मुग़ल सम्राट अकबर जो है सन 1571 में बसाया था। ठीक है, अगर पूछा पेपर में कि फतेहपुर सिकरी को बसाया किसने था, तो अकबर, और कब बसाया था, तो 1571 ईस्वी में। अब आते हैं हम बिहार शरीफ। तो बिहार शरीफ में जाते हैं, तो बिहार शरीफ में ये है कि भारत के बिहार राज्य में स्थित नगर है। ठीक है, बिहार शरीफ सभी जानते हैं, और बिहार शरीफ का नाम तो आपने सब सुना ही होगा। बिहार शरीफ का पुराना नाम था उदंतपुरी। ठीक है, पुराना नाम, ओल्ड नाम क्या था इसका? ओल्ड नाम था आपका उदंतपुरी। ठीक है, राइट, उदंतपुरी, जिसे उदंतीपुरी भी कहा जाता है। ठीक है, राइट। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 2 का जो है डिस्कशन। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 3 ये है कि अशोक महान पुत्र थे किसके? तो ये आपके बिंदुसार के पुत्र थे। अशोक किसके पुत्र थे? महान पुत्र बिंदुसार के पुत्र थे। ठीक है, अशोक महान बिंदुसार के पुत्र थे, और अशोक की माता का नाम के अगर हम बारे में बात करते हैं, तो अशोक जी के माता का नाम शुभद्रांगी, ओके, दिव्यावदान के अनुसार। और अशोक 269 ईस्वी पूर्व में मगध की राजधानी राजगद्दी पर बैठा था। अगर हम इसके राजगद्दी की बात करते हैं, तो 269 ईस्वी में बैठा था। ठीक है, 200 ईस्वी पूर्व में, कहाँ पे? तो मगध की राजगद्दी पर। ठीक है, मगध की राजगद्दी। ठीक है, राजगद्दी। ठीक है, राजगद्दी पर बैठने के समय अशोक अवंती का राज्यपाल था। जब अशोक बैठा राजगद्दी पर, तो ये राज्यपाल था कहाँ का? तो ये है अवंती। ठीक है, अवंती कहाँ? उज्जैन। ठीक है, राइट, उज्जैन। ठीक है, भाब्रू अभिलेख में अशोक ने स्वयं को मगध का राजा बताया था। अगर हम भाब्रू अभिलेख के बारे में अगर हम बात करते हैं, तो भाब्रू अभिलेख में अशोक ने अपने आप को मगध का राजा बताया था, और पुराणों में अशोक को अशोक वर्धन भी कहा गया है। भारत में शिलालेख का प्रचलन सबसे पहले अशोक ने किया। शिलालेख, ठीक है, शिलालेख जो है, शिलालेख सबसे पहले, ठीक है, सबसे पहले अशोक के द्वारा ही चालू किया गया था। अशोक के शिलालेखों में जो है ब्राह्मी,
ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक, अरमाइक लिपि का प्रयोग किया गया है। अशोक के शिलालेख में ब्राह्मी, ग्रीक, खरोष्टी और अरमाइक, ठीक है, लिपि का और जो है उपयोग किया गया है। भारत में शिलालेख का प्रचलन सबसे पहले अशोक ने किया था। इसमें से जो है ब्राह्मी, ग्रीक, खरोष्टी, अरमाइक जो है लिपि का वर्णन मिलता है। ओके, ब्राह्मी लिपि जो है, अगर हम ब्राह्मी लिपि के बारे में बात करते हैं तो ये जो ब्राह्मी लिपि आपका है ये बायां से एलएचएस से आरएचएस, ठीक है, यानी कि याद रखना बायां से दाएं तथा खरोष्टी के बारे में अगर हम बात करते हैं तो खरोष्टी जो है ये दाएं से बाएं लिखी जाती है। अशोक के सबसे अधिक अभिलेख प्राकृतिक भाषा में है, नेचुरल, ठीक है। यहाँ पे जो है इसके जो है सबसे अधिक जो है अभिलेख के बारे में बात करते हैं तो अभिलेख जो है इसके अशोक के अभिलेख प्राकृतिक भाषा, ठीक है। और अशोक के अभिलेखों में उत्कीर्ण ब्राह्मी लिपि को सबसे पहले जेम्स प्रिंसेप ने 1837 ईस्वी में पढ़ा था, ठीक है। पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये याद रखना है कि इनके अभिलेख में उत्कीर्ण ब्राह्मी लिपि को उत्कीर्ण ब्राह्मी लिपि को जो है जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा। कब पढ़ा? तो 1837, ठीक है। कब पढ़ा? तो 1837, याद रखना है ईस्वी, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कि बिंबासार के बारे में। तो यहाँ पे जो है एक ऑप्शन है बिंबासार। तो बिंबासार के बारे में अगर हम डिस्कशन करते हैं तो बिंबासार जो है हर्यक वंश का संस्थापक बिंबासार मगध की गद्दी पर कब बैठा था? तो 544 ईस्वी में जो है मगध की जो है गद्दी पर बैठा था, ठीक है। ओके, और ये अन्य बौद्ध ग्रंथ के अनुसार की बात कर रहे हैं तो वह बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, यानी कि बिंबासार जो थे ये बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, ठीक है। बिंबासार जो है प्रथम भारतीय राजा थे। बिंबासार जो है प्रथम भारतीय राजा थे जो प्रशासनिक व्यवस्था पर बल दिया था, यानी कि प्रशासनिक व्यवस्था, यानी कि इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव पर जो है इन्होंने ज़्यादा फोर्स किया था, ज़्यादा जो है बल दिया था, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में अगर हम बात करते हैं तो चंद्रगुप्त मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म 300 मौर्य वंश के जो संस्थापक हैं, ठीक है। और इनका जो जन्म है, इनका जन्म 345 ईस्वी में जो है हुआ था। ओके, जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकुटस कहा, ठीक है। जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को क्या कहा है? तो सेंड्रोकुटस कहा है। पेपर में ये पूछता है कि सेंड्रोकुटस जो है, सेंड्रोकुटस किससे कहा गया है? तो चंद्रगुप्त को कहा गया है। और किसने कहा है? तो जस्टिन ने कहा है, ठीक है, जिसकी पहचान विलियम्स जोन्स ने चंद्रगुप्त मौर्य से किया है, ठीक है। ओके, अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, राइट। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 ये है कि गर्म पानी के स्रोत कहाँ हैं, ठीक है।
इन चारों ऑप्शन में पूछा गया है कि गर्म पानी के जो हैं स्रोत इन चारों में कहाँ हैं, तो ये है राजगृह। ठीक है, यहाँ पे राजगृह होगा। ठीक है, ठीक है, राइट। अब आते हैं डिस्कशन पे। तो गर्म पानी के स्रोत जो है मगध की राजधानी में जो है स्थित है। ठीक है, और राजगीर में जो है ब्रह्मा कुंड बिहार का सबसे अधिक उष्ण जल कुंड है। ठीक है, अगर पेपर में आ जाए कि जो है बिहार का सबसे अधिक उष्ण जल कुंड कहाँ है, तो राजगीर में है। ठीक है, जिसका जल का तापमान कितना होता है, तो 87% होता है, सॉरी 87 डिग्री होता है। ठीक है, तो राजगीर में जो है ब्रह्माकुंड बिहार का सबसे अधिक जो है उष्ण जल कुंड है। ठीक है, जिसका जो है जल का जो है तापमान जो होता है, जल का टेम्परेचर 87 डिग्री होता है। बिहार में प्रमुख उष्ण जल कुंड के नाम बताइए। तो बिहार में प्रमुख जो है उष्ण जलकुंड राजगीर नालंदा। ठीक है, राजगीर नालंदा, और ये जो है सूर्य कुंड, नानक कुंड, गोमक कुंड और मखदूम कुंड। ठीक है, सूर्य कुंड, नानक कुंड, गोमुख कुंड और मखदूम। ठीक है, और एक है सप्तधारवा कुंड। अगर हम मुंगेर में बात करते हैं तो मुंगेर में कौन कौन सा कुंड है, तो मुंगेर में जो है ध्यान से सुनिएगा, लक्ष्मण कुंड जो मुंगेर का सबसे जो है गर्म जल कुंड है, जिसका टेम्परेचर होता है 62 डिग्री सेल्सियस। और दूसरा है लक्ष्मीश्वर कुंड। ठीक है, तीसरा है जन्म कुंड, चौथा है सीता कुंड, रामेश्वर कुंड, पंचतंत्र कुंड, भीम कुंड, ऋषि कुंड, श्रृंगार कुंड जो ऋषि कुंड के नाम से है, और भरारी कुंड। ठीक है, अगर हम वही गया में बात कर लेते हैं, गया में जो है आपका है अग्नि कुंड। ठीक है, तो ये रहा आपका जो है कुंड का नाम। राजगीर में जो है ये सब कुंड का जो है डिस्कशन। ठीक है, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे, राइट। तो सिंधु घाटी के सभ्यता के लोग जो है हम सब जानते हैं कि पशुपति, ठीक है, यहाँ पे की होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है पशुपति की पूजा करते थे। ठीक है, राइट। तो सिंधु सभ्यता के लोग धरती को जो है उर्वरता की देवी जो है मानकर उसकी पूजा करते थे। ओके, एक मिनट। सिंधु सभ्यता, तो सिंधु सभ्यता के लोग जो है धरती को जो है उर्वरता की देवी मानकर, ठीक है, पूजा करते थे। धरती को क्या मानकर, तो देवी उर्वरता की देवी को मानकर, और वृक्ष पूजा और शिव पूजा के साक्ष्य भी सिंधु से मिलते थे। ठीक है, वृक्ष पूजा और शिव पूजा के साक्ष्य भी जो है सिंधु सभ्यता
दोस्तों यहाँ पे आप पसीना को देख सकते हैं, इतना गर्मी में वीडियो बना रहा हूँ, राइट। ओके, तो यहाँ पे जो है साक्ष्य की जो है सिंधु सभ्यता से मिलते थे, और सिंधु सभ्यता में मातृ देवी की उपासना सबसे अधिक प्रचलित थी। यहाँ पे जो है सिंधु सभ्यता में जो है मातृ देवी की जो है मातृ देवी की उपासना को जो है उपासना जो है अधिक प्रचलित थी। और सिंधु सभ्यता जो है प्राक ऐतिहासिक एवं कांस्य कालीन थी। यानी कि पेपर में पूछता है कि ब्रोंज यानी कि कांस्य कालीन सभ्यता कौन था, तो सिंधु सभ्यता था। और यह भारत की प्रथम नागरीय सभ्यता थी, ठीक है। भारत की सबसे प्रथम नागरीय सभ्यता के अगर बारे में बात करते हैं तो ये जो है आपका सिंधु सभ्यता ही है। भारत की जो है भारत की प्रथम नगरीय सभ्यता, ठीक है। और यहाँ पे जो है सिंधु सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक थी। जो ये भाव चित्रात्मक जो लिपि है ना, वो दाईं से बाईं लिखी जाती थी। और जब अभिलेख एक से अधिक पंक्तियों का होता था ना, तो पहली पंक्ति जो है दाईं से बाईं की ओर और दूसरी पंक्ति बाईं से दाईं की ओर लिखी जाती थी। तो देखिए यहाँ पे जो है लिपि की अगर हम बारे में बात करते हैं तो लिपि जो है लिपि, जैसे कि यहाँ पे हम सब जानते हैं कि लिपि जो है सिंधु सभ्यता की वो भाव चित्रात्मक था, ठीक है। और ये जो है ये जो लिपि थे वो RHS यानी कि दाएं से बाएं क्या लिखी जाती थी, ठीक है। जब अभिलेख एक से अधिक यानी कि एक से अधिक जब अभिलेख हो जाते थे, एक से अधिक जब अभिलेख हो जाते थे तो उस अभिलेख को पहली पंक्ति जो है यानी कि फर्स्ट जो पंक्ति जो है उसको हम RHS से LHS पढ़ते थे, ठीक है। और दूसरी पंक्ति को जो है LHS से RHS की ओर पढ़ते थे, ठीक है। सिंधु सभ्यता के लोगों ने क्या किया था कि नगरों, यहाँ पे जो है नगरों और घरों के विन्यास के लिए ग्रिड पद्धति को अपनाया था। क्या पद्धति को? तो ग्रिड पद्धति को, ठीक है, ग्रिड पद्धति को, ठीक है। यहाँ पे लिख देता हूँ, ग्रिड पद्धति को अपनाया था सिंधु सभ्यता के लोग नगरों तथा घरों के विन्यास के पद के लिए, ठीक है। सिंधु सभ्यता में मुख्य फसल की अगर हम बारे में बात करते हैं तो सिंधु सभ्यता में जो है यहाँ पे मुख्य फसल गेहूं और जौ थे, ठीक है। सिंधुवासी क्या करते थे कि मिठास के लिए शहद का अपने की शहद का यहाँ पे जो है मिठाई के लिए शहद का प्रयोग करते थे, ठीक है। मिठाई के लिए यहाँ पे शहद का प्रयोग करते थे। और पर्दा यानी कि पर्दा प्रथा और वेश्यावृत्ति सिंधु सभ्यता में क्या था? प्रचलित था। यहाँ पे जो प्रचलित की अगर हम बारे में बात कर लेते हैं कि क्या प्रचलित था सबसे ज़्यादा, तो ये तो पर्दा प्रथा था ही, पर्दा प्रथा तो था ही, और वेश्यावृत्ति भी यहाँ पे जो है वेश्यावृत्ति भी जो था यहाँ पे प्रचलित था, वेश्यावृत्ति, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं इंद्र के बारे में। तो युद्ध का नेता एवं वर्षा का देवता, इसको इंद्र जी को माना जाता था। सब पढ़े होंगे आप लोग। और वरुण के बारे में अगर हम बात कर लेते हैं तो वरुण जो हैं, ये भाई वरुण जी पृथ्वी और सूर्य के निर्माता हैं और समुद्र का देवता हैं, विश्व के नियामक और शासक और सत्य का प्रतीक हैं, और ऋतु यानी कि परिवर्तन एवं दिन रात का जो है करता है। अगर हम विष्णु बाबा के बारे में बात कर लेते हैं, विष्णु भगवान के बारे में, तो विष्णु भगवान जो हैं, विष्णु भगवान विश्व के संरक्षक और पालनकर्ता के नाम से विष्णु बाबा को जाना जाता है, राइट। यहाँ पे अग्नि के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो अग्नि देवता जो हैं, हमारे अग्नि देवता मनुष्य के बीच मध्यस्थ थे और
धौ के बारे में बात कर लेते हैं तो आकाश का देवता को हम धौ के नाम से जानते थे, और सोम के बारे में तो वनस्पति का देवता है, और उषा जो हैं वो प्रगति एवं उत्थान का देवता के नाम से प्रसिद्ध है, और अश्विन जो है विपत्तियों को जो है हरने वाला देवता के नाम से प्रचलित है। पुष्यन के बारे में बात कर लेते हैं तो पुष्यन जो है पशुओं का देवता के नाम से जानते हैं, और मरुत जो है आंधी तूफान का जो है देवता है। ठीक है, तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 5 का डिस्कशन। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में। राइट, क्वेश्चन नंबर 6 है कि पुराने लिच्छवी राज की राजधानी थी। पुराने लिच्छवी राज की राजधानी के बारे में बात कर लेते हैं तो हम सब जानते हैं कि वैशाली। ठीक है, तो यहाँ पे जो है इसका ऑप्शन होगा वैशाली। तो अगर हम पाटलिपुत्र के बारे में बात करते हैं तो पाटलिपुत्र जो है उज्जैन अपने पिता अजातशत्रु की हत्या कर शासक बना था। यहाँ पे जो है इसके शासक जो बने वो उज्जैन बहुत इंपॉर्टेंट है ये। हर इनके वीडियो तो लंबा होते जा रहा है, बट जो भी है हम फुल डिस्कशन इसलिए करवा रहे हैं कि आप सबको जो है बेनिफिट हो, और ताकि साथ साथ में मेरा भी बेनिफिट हो, ताकि रिवीजन होते रहे। ठीक है, व्यू से मुझे कोई लेना देना नहीं है। तो ये जो थे शासक उदयन इनके शासक थे, और ये उदयन जो है अभी हमने चर्चा किया कि उदयन जो है अपने पिता, इनके पिता का नाम था उदयन के पिता का नाम था अजातशत्रु। और अजातशत्रु क्या किए थे, अजातशत्रु और उदयन ने क्या किया था कि इनका जो है हत्या उदयन ने किया था। ठीक है, और हत्या करके इन्होंने राजगद्दी पर जो है पाटलिपुत्र के राजगद्दी पर बैठा। इसने गंगा यानी कि उदयन क्या किए थे कि गंगा तथा सोन नदी के संगम पर पाटलिपुत्र नगर को बसाया था। ठीक है, और अपनी राजधानी को राजगृह से पाटलिपुत्र जो है स्थानांतरित जो है इन्होंने किया। गया के बारे में अगर हम बात कर लेते हैं तो गया जो है यहाँ पे देख सकते हैं कि गया ये है। तो यहाँ पे जो है गया, तो 6 वर्ष तक अथक परिश्रम और घोर तपस्या के बाद क्या हुआ कि 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा की रात को, यहाँ पे मतलब ये इसमें ये बता रहा हूँ कि यहाँ पे जो है ज़्यादा इम्पोर्टेंट है गया कि यहाँ पे क्या हुआ था कि 6 वर्ष तक जो है हमारे बुद्ध भगवान जी, ठीक है, तो 6 वर्ष तक जो है यहाँ पे अथक परिश्रम और घोर तपस्या के बाद उन्हें बुद्ध जी को 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा की रात पीपल के नीचे निरंजना नदी के तट पर सिद्धार्थ को जो है ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। किनको? तो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, तो बुद्ध भगवान को जो हम सिद्धार्थ के नाम से जानते हैं, लेकिन जब उन्होंने 6 वर्ष तक तपस्या किया, 35 वर्ष की आयु तक, हम सभी जानते हैं कि 29 वर्ष की आयु में जो है उन्होंने अपना घर को त्याग दिया था, और वहाँ पे जो है अपने बाल बच्चा बीवी को जो है छोड़कर अपना जो है यहाँ पे गया चले गए थे। गया पे उन्होंने एक पीपल वृक्ष यानी कि बोधि वृक्ष के नाम से जाना जाता है, निरंजना नदी के नहीं फाल्गु नदी के नाम तट पर, और यहाँ पे इनको जो है ज्ञान की प्राप्ति होती है, और जब ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तो इनको जो है बुद्ध के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, तो ये रहा आपका डिस्कशन, और हम बात करते हैं आप क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 7 ये है कि भारत के सर्वोच्च नेता जयप्रकाश नारायण का जीवन काल क्या है। हम सभी जानते हैं कि हमारे जयप्रकाश नारायण जी भारत के सर्वोच्च नेता हैं, और इनको सर्वोच्च नहीं होगा बेटा, सर्वोदय नेता, सॉरी फॉर दिस मिस्टेक। और यहाँ पे जो भारत के सर्वोदय नेता जो थे जयप्रकाश नारायण का जीवन काल जो है यहाँ पे 1902 से 1989। ठीक है, भारत के सर्वोदय नेता लोकमान्य जयप्रकाश नारायण, यानी कि जयप्रकाश नारायण को लोकमान्य नाम से जाने जाते हैं, और कि लोकमान्य की उपाधि मिला है इनको, और इनका जीवन काल जो है 1902 में जन्म हुआ था, और 1979 में जो है
इनका मृत्यु हुआ था। ठीक है, लोकनायक जयप्रकाश लोकमान कहाँ से होगा, लोकमान है। लोकनायक जयप्रकाश नारायण का जन्म जो है सारण जिले के जो है इनका जो है, एक मिनट, लोकमान तिलक और लोकनायक, ठीक है, इनको जो है लोक का नायक के नाम से जाना जाता है। याद रखना, कन्फ्यूजन रहता है लोकमान और लोकनायक में। तो लोकमान को जो है बाल गंगाधर तिलक शायद, ठीक है, और इनको जो है लोकनायक के नाम से जाना जाता है। इनका जन्म अगर देखा जाए तो इनका जन्म बिहार, सबसे पहले कहाँ पे, तो छपरा, यानी कि आप सारण बोल सकते हैं यहाँ पे। कहाँ पे सारण में, तो सिताब दियरा, ठीक है, सिताब दियरा, ठीक है। कब हुआ था, जन्म कब हुआ था, तो इनका जो जन्म है 11 अक्टूबर 1902 को, ठीक है। इनके पिताजी का नाम बताइए, तो इनके पिताजी का नाम हरसु दयाल। कौन दयाल, हरसु दयाल। माताजी का नाम फूल रानी। कौन रानी, फूल रानी देवी, ठीक है। अच्छा, इनके पत्नी के नाम बताइए ना, तो पत्नी के नाम इनका प्रभावती देवी। कौन देवी, प्रभावती देवी। अच्छा, देहांत कब हुआ इनका, देहांत कब हुआ इनका, तो 8 अक्टूबर 1979। लोकनायक जयप्रकाश नारायण को 1999 में इनको जो है भारत रत्न से सम्मानित भी किया गया है। पूछता है पेपर में कि इनको कब दिया गया था, तो 1999 में दिया गया था। और इन्हें जो है 1965 ईस्वी में मैग्सेसे पुरस्कार से प्रदान किया गया था। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं, ये रहा जयप्रकाश नारायण के बारे में पूरा डिटेल, आप यहाँ से याद कर सकते हैं। आई होप कि आपको मेरा लिखा हुआ समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं आ रहा है तो उसके लिए क्षमा प्राप्ति हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो है लिखने में थोड़ा समस्या आ रही है। ठीक है, राइटिंग धीरे धीरे सुधार लूँगा। ठीक है, अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 में ये है कि पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुआ था। ठीक है, तो पानीपत की तीसरी लड़ाई जो है 1761 में हुआ था। 1761, ठीक है, याद रखना है 1761, ठीक है, 1761 पानीपत की तीसरी लड़ाई। ठीक है, राइट। तो यहाँ पे हेडिंग डाल लेता हूँ पानीपत। तो पानीपत की पहली लड़ाई के बारे में अगर बात कर लेते हैं, तो इनका जो है फर्स्ट वार जो है 21 अप्रैल 1526 को हुआ था। तो किन के बीच में हुआ था ये जो है किन के बीच में हुआ था, तो ये जो पहला लड़ाई जो है बाबर और इब्राहिम लोदी भैया के बीच में हुआ था। ठीक है, जिसमें इब्राहिम भैया हार गए रहलन। ठीक रहा, ये हारे थे और ये जीते थे, तो याद रखना है। ठीक है, अब हम बात करते हैं पानीपत की दूसरी लड़ाई के बारे में। तो पानीपत के सेकेंड वार
सेकेंड बार कब हुआ था? तो ये आपका हुआ था 5 नवंबर 1556 को हुआ था। और ये किनके बीच में हुआ था बाबू? तो ये जो हुआ था आपका अकबर और हेमू के बीच में हुआ था। सॉरी, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, अकबर और हेमू के बीच में। तो अकबर के और हेमू के बीच में हुआ, तो अकबर जो है इसमें जीते थे, विनर बने, और ये जो है हारे। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सॉरी इनके थर्ड वार के बारे में, जो अभी हमसे पूछा गया है। तो थर्ड वार के बारे में अगर हम बात करते हैं तो कब हुआ था? तो 14 जनवरी 1761 में हुआ। 14 जनवरी 1761 में हुआ। ठीक है, बालाजी बाजीराव के समय हुआ था ये। ठीक है, और इसमें जो है किनके बीच में हुआ था? तो बालाजी बाजीराव और ओके सॉरी इनका ये जो थर्ड वार जो हुआ था ये बालाजी बाजीराव के समय में हुआ था। और किनके बीच में हुआ था? तो इनका जो है अहमद शाह अब्दाली और मराठा के सेनापति थे सदाशिव राव भाऊ। अहमद शाह अब्दाली और मराठा के सेनापति थे कौन? तो ये थे आपके सदाशिव राव भाऊ। और ये जो है इनके बीच में हुआ था। और ये जो है इसमें क्या हुआ था कि अहमद शाह अब्दाली जो है विनर बने थे, मतलब जीते थे। ठीक है, और इनका बालाजी जो है यानी कि मराठा के जो सेनापति थे इनकी हार हुई थी। और ये हार नहीं सह पाने के कारण बालाजी के जो है मृत्यु हो जाती है ना। मतलब कि हार को बर्दाश्त नहीं कर पाए बालाजी, और उनके कारण जो है 1761 में यानी कि 14 जनवरी 1761 को जो है उनका मृत्यु हो जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 9 ये है कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। तो पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती कब है? तो ये इसका आंसर हुआ यानी कि 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड में। ठीक है, मतलब कितना दूरी पर अपना घूम लेता है, कितना टाइम में? तो 23 घंटे जो है 56 मिनट 4 सेकंड में, यानी कि लगभग जो है 24 घंटे इसको हम बोल सकते हैं। ठीक है, ओके। तो ये जो है पृथ्वी अपनी जो है धुरी पर इतना सेकंड में जो है अपना टाइम में घूमती है, चक्कर लगाती है। ओके, पृथ्वी की गति के अगर बारे में बात करें तो पृथ्वी की गति के दो गति हैं। ठीक है, दो प्रकार की गति होती हैं। पहला है घूर्णन गति यानी कि रोटेशन, और तीसरा है दूसरा है परिक्रमण गति। तो ये है रेवोल्यूशन। तो ये जो है अगर हम घूर्णन गति के बारे में अगर हम बात करें तो घूर्णन गति पृथ्वी अपने अक्ष पर जो है
तो इसमें जो है पृथ्वी अपने अक्ष पर क्या करती है कि वो पश्चिम से पूरब, ठीक है, पश्चिम से पूरब में जो है 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड में घूमती है। और इससे पृथ्वी की घूर्णन गति, इसलिए इसे पृथ्वी की जो है घूर्णन गति कहते हैं। और इसे जो है परिभ्रमण, दैनिक की गति भी हम कहते हैं, इसे जो है परिभ्रमण के नाम से और दैनिक गति के नाम से जानते हैं। और इसके कारण क्या होता है कि इनके कारण, घूर्णन गति के कारण ही दिन और रात होती है। अगर हम परिक्रमण के बारे में बात करते हैं तो परिक्रमण गति के बारे में अगर बात करें तो हमारा परिक्रमण गति जो है वो पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में अर्थात अपनी कक्षा का चक्कर लगाने में 365 दिन का जो है 5 घंटे 365 दिन 5 घंटे 5 आवर और 48 मिनट 46 सेकेंड लगते हैं, ठीक है। और पृथ्वी को इस गति को परिक्रमण गति कहते हैं, ठीक है। और इस गति के कारण क्या होता है कि ऋतु परिवर्तन होता है, और इसी गति के कारण क्या होता है ऋतु परिवर्तन, यानी कि मौसम चेंज होते रहता है। और पृथ्वी के आकार में 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। अगर हम ग्रहों में अगर बात करते हैं तो पृथ्वी जो है आकार में सबसे जो है 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। और यह सौरमंडल यानी कि कौन, तो पृथ्वी जो है सौरमंडल का एकमात्र ऐसा ग्रह है ना जिस पर जीवन है, ठीक है। और इसका एकमात्र उपग्रह जो चंद्रमा है, सूर्य से पृथ्वी की दूरी की अगर हम बारे में बात करें तो 149.6 मिलियन किलोमीटर है। और आकार एवं बनावट की दृष्टि से अगर बात करें तो पृथ्वी जो है सूर्य के समान ही है, शुक्र के समान है, ठीक है, शुक्र ग्रह के समान। जल की उपस्थिति के कारण इसे हम नीला ग्रह के नाम से हम पृथ्वी को जानते हैं, ठीक है। तो ये रहा आज का जो है 9वां क्वेश्चन का डिस्कशन, डे 6। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 जो आज इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 ये है कि ग्रह, 2 बार यहाँ पे ग्रह है, एक ही बार होगा, ग्रह जो सूर्य की परिक्रमा करने में 88 दिन लगाता है वो कौन है, ठीक है। तो ये आपका बुध ग्रह है, ठीक है। तो बुध ग्रह जो है वो सूरज की जब परिक्रमा करता है तो वो 88 दिन का टाइम लेता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम टोटल ग्रह के बारे में डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम जो है शुक्र ग्रह के बारे में डिस्कशन करते हैं। तो यहाँ पे जो है शुक्र ग्रह पृथ्वी का निकटतम ग्रह है, ठीक है। और सबसे चमकीला, सबसे गर्म, अरे यार, सबसे गर्म, इसे जो है शुक्र को सांझ का तारा या भोर का तारा कहते हैं। क्यों कहते हैं क्योंकि यह शाम में पश्चिम दिशा में सुबह में पूरब दिशा में आकाश में दिखाई देता है, ठीक है, दिखाई देता है। कहाँ पे? आकाश में दिखाई देता है, ठीक है। इसे पृथ्वी का जो है भग्नी ग्रह भी कहते हैं। पृथ्वी का
भग्नी ग्रह के नाम से जानते हैं। अगर हम इसके जो है धनत्व के बारे में बात करें तो शुक्र ग्रह का जो है वो धनत्व जो है आकार एवं व्यास पृथ्वी के समान है। इसके पास कोई उपग्रह नहीं है। शुक्र ग्रह के पास कोई उपग्रह नहीं है, कोई उपग्रह नहीं है। ओके, अब हम बात करेंगे मंगल ग्रह के बारे में। राइट, ओके, अगर हम मंगल ग्रह के बारे में बात करें तो मंगल ग्रह को हम लाल ग्रह के नाम से जानते हैं। और इसका जो रंग है, यानी कि मंगल ग्रह का जो रंग है, कलर है, वो लाल आयरन ऑक्साइड के कारण होता है। लाल जो होता है वो रंग लाल जो है आयरन ऑक्साइड के कारण होता है। ठीक है, राइट। और इसमें जो है इनके दो उपग्रह हैं, ठीक है। मंगल ग्रह के पास कितना उपग्रह है बेटा? तो दो उपग्रह। कौन कौन? तो फोबोस और दूसरा बाबू तो डिमोस। फोबोस, डिमोस। सूर्य की परिक्रमा करने में इन मंगल ग्रह को परिक्रमा करने में 687 दिन का जो है टाइम लगता है। ठीक है, किनका? तो सूरज की परिक्रमा करते हैं ये 687 दिन में। राइट, अब हम बात करेंगे बुध ग्रह के बारे में। तो बुध ग्रह के बारे में हम बात करते हैं यहाँ पे, एक मिनट। तो ये जो है बुध ग्रह सूर्य का सबसे नज़दीकी ग्रह है। सूर्य का नज़दीकी ग्रह है, जो सूर्य निकलने के 2 घंटे पहले दिखाई देता है। जो सूर्य निकलते हैं उनके 2 घंटे पहले दिखाई देता है। ओके, यह जो है बुध जो है सबसे छोटा या सबसे हल्का ग्रह है। इसके पास जो है कोई उपग्रह नहीं है। यह सूर्य की परिक्रमा करने में बहुत कम टाइम लेते हैं। सूर्य की परिक्रमा सबसे कम टाइम और पूरी करता है। और सौरमंडल का सबसे अधिक तेज किए तो गति वाला ग्रह है। और ये जो है बुध ग्रह जो है ये सौरमंडल का सबसे अधिक जो है तेज कक्षीय गति वाला ग्रह के नाम से इनसे हम जानते हैं। ठीक है, लास्ट है हमारा वरुण ग्रह। तो यहाँ पे इस ऑप्शन में वरुण ग्रह के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो वरुण ग्रह जो हमारे हैं, इनकी खोज किया था जर्मन खगोल ज्ञान जोहान गाले ने। इनकी खोज के बारे में हम बात करते हैं तो जर्मन बाबू जो हैं खगोलज्ञ जोहान गाले। और ये जो है इनकी खोज कब हुआ था? तो 1846 में हुआ था।
वरुण जो है हरे रंग का एक ग्रह है। वरुण हरे रंग का एक ग्रह है। हरे रंग का ग्रह है, और यानी हरे रंग के प्रकाश को उत्सर्जित करता है। ये जो है हरे रंग का है, जो है हरे रंग के प्रकाश को उत्सर्जित करता है। इसके चारों ओर अति शीतल मीथेन का बादल जो है छाया हुआ है। मीथेन का, इनके चारों ओर जो है मीथेन का बादल जो है छाया हुआ है। और इसके उपग्रह में टाइटन प्रमुख है। इसके उपग्रह जो हैं यानी कि टाइटन प्रमुख है। सूर्य की परिक्रमा करने में 164.8 वर्ष लगाता है। जो यानी कि वरुण जो है, वरुण सूर्य की परिक्रमा करने में 164.8 वर्ष लगाता है। ठीक है, तो दोस्तों ये रहा आज का डे 6 बिहार दरोगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कशन का। ये आज का जो है लास्ट क्वेश्चन था, जो हमने यहाँ पे क्लोज किया है, बंद किया है। ठीक है, यहाँ पे स्टॉप करता हूँ। बहुत लंबा वीडियो हो गया है, क्योंकि हर ऑप्शन को जो है यहाँ पे डिस्कशन किया गया है, और मैं व्यू पे ज़्यादा फोकस नहीं ध्यान नहीं देता, बस ध्यान देता हूँ सीखने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे बस सीखना है और व्यू पे नहीं जाना है। व्यू पे तो मैं फोकस ही नहीं करता कि कितना व्यू है नहीं है, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। और ज़्यादा टाइम होने का वजह यही है कि यहाँ पे ऑप्शन को जो है, चारों ऑप्शन को हम डिस्कशन किए हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जो है, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।